हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने मॉक टेस्ट की। तो एग्ज़ाम के कुछ अंतिम दिनों में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम अपने चैनल पे यूपी पुलिस जीके की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी करना चाहते हैं, उसके जीके मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न होगा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यह प्रश्न है। ऑप्शन है 17 बार, 15 बार, 18 बार या 12 बार। तो महमूद गजनवी द्वारा भारत पर जो आक्रमण है वो ऑप्शन नंबर है आपका राइट हो जाएगा। 17 बार किया गया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया गया। सर्वप्रथम आक्रमण की बात करें तो सर्वप्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किया गया था। वहीं 1001 से 1026 ईस्वी के दौरान कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने, चंदेलों ने, राजवंशियों ने या चोलों ने? तो ये करवाया गया था ऑप्शन नंबर ए चालुक्य वंशों के द्वारा। ठीक है, चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई थे। कौन? वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाई थे, उनके द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि चालुक्य वंश के थे। अगला प्रश्न है आपका, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? अकबर, फिरदौसी, बाबर या अबुल फजल? तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी के द्वारा। ठीक है, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई है। इसे फिरदौसी ने 977 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया था और 8 मार्च 1010 ईस्वी में इसके लेखन का कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, 977 ईस्वी में इसने स्टार्ट किया था लिखना और 8 मार्च 1010 ईस्वी को इसने अपना शाहनामा पूर्ण किया था। ठीक है, और शाहनामा का अर्थ है राजा की पुस्तक। शाहनामा के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है राजा की पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था मौर्यों के काल में, चालुक्यों के काल में, कुषाणों के काल में या गुप्तों के काल में? तो अजंता का गुफाओं का निर्माण जो है वो ऑप्शन नंबर डी गुप्तों के काल में किया गया था। किसके काल में? गुप्त वंश के काल में अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। कहाँ स्थित है ये? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता गुफाएं। किसके द्वारा? वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासनकाल में अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, कब? गुप्तों के काल में किया गया था। महाराष्ट्र में स्थित है। किसके काल में? वाकाटक सम्राट था हरिसेन, उसके शासनकाल में अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? रुक्मादित्य षष्ठ, पुलकेशिन द्वितीय, तैलभ द्वितीय, राजा जय सिंह? तो ये राष्ट्रकूट वंश जो था उससे तैलभ द्वितीय, ठीक है, तैलभ द्वितीय या कृष्ण द्वितीय जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था। ये चालुक्य वंश के थे। किस वंश के थे ये चालुक्य वंश के थे, तैलभ द्वितीय। इनके द्वारा राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौंड, कामरूप, बस्ता, वल्लभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौड़। बंगाल को प्राचीन नाम था गौड़ या गौड़ देश। ठीक, गौड़ या गौड़ देश के नाम से भी जाना जाता था। इसे बंगा के नाम से भी जाना जाता था। गौड़ देश या बंगा के नाम से भी जाना जाता था बंगाल का। वहीं कामरूप असम का प्राचीन नाम था। ठीक है, असम का प्राचीन नाम की बात करें तो कामरूप था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, गौड़ देश या बंगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है रत्नावली, कादम्बरी, 10 कुमार चरित्र या हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है आपका रत्नावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा रत्नावली। रत्नावली के साथ साथ इनका एक और नाटक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे पर्ण, दीनार, रूपक या कारसापण। तो चांदी के सिक्कों की बात हो रही है, तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को ऑप्शन नंबर सी रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक कहते थे। वहीं अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तक्षशिला, बेबीलोन, गेडोसिया, पटाला। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन पर भी आपका राइट हो जाएगा, बेबीलोन में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महावीर ने किस ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था ऑप्शन नंबर ए 468 ईसा पूर्व। महावीर ने 468 ईसा पूर्व कहाँ पर? पावापुरी। पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था गंगा, सिंधु, सरस्वती। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती का जिक्र था, जिसका पानी पी के ऋषियों ने वेदों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा या ड्राफ्ट समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 16 दिसंबर 1947, 29 अप्रैल 1947 या 29 अगस्त 1947 या 11 जून 1947। तो यहाँ आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, बहुदेववाद या एक ईश्वरवाद। तो सेक्युलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों के धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है सेक्युलर शब्द का अर्थ? सभी नागरिकों के धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कैसा है? ना ही कठोर, ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, लचीला या कठोर। तो भारतीय संविधान जो है वो ऑप्शन पर बी है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, ना ही तो थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला है। कठोर इसलिए है क्योंकि हर कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और लचीला इसलिए कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार हम इसमें परिवर्तन कुछ अधिनियमों के द्वारा कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विचार लिया गया है किस संविधान से? रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या ब्रिटिश संविधान से? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। किसके? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या अबसा तीनों। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 14 या 16? तो वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, अब जो है वो 12 हैं।
प्रश्न नंबर 18 आपका भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, भाषाओं से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो यहाँ अगर बात हो करते हैं हम तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में ऑप्शन नंबर डी शपथ तथा प्रतिज्ञान, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित रखती है तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? 370, 364, 377 या 368? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति, विशेष राज्य का दर्जा धारा 370, ठीक है, धारा 370 या अनुच्छेद 370 में मिला है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित शिलालेख जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी शुंग काल का है। किस काल का है? शुंग काल का है अयोध्या में स्थित शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, और सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जो थे वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। किसके? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी नौटंकी, ठीक है, नौटंकी है। इसके साथ साथ रासलीला भी यहाँ का है, रासलीला भी प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1970, 1972, 1975 या 1980? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है। अवध के नेतृत्व की बात करें, अवध में जो विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्तंभ लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स फिनेट, जेम्स प्रिंसेप, अल्बेरूनी या जहांगीर? तो ये पढ़ा गया है ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम प्रयागराज स्तंभ लेख को पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका प्रयाग स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक ने राजारोहण की तिथि व वंशावली अंकित है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है उस पर किस मुगल शासक की राज्यारोहण की तिथि व वंशावली अंकित? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। जहांगीर के राज्यारोहण की तिथि व वंशावली मुगल शासक जो है उसका प्रयाग स्तंभ लेख पर अंकित है। अगला प्रश्न है आपका 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला पूछा है प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बदायूं, जौनपुर, मेरठ या आगरा? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में स्थित है सरकी का किला, ठीक है। सरकी का किला जो है वो जौनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका उत्तर प्रदेश की सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या नूरजहां? तो उत्तर प्रदेश की सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा जो है वो जहांगीर, ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा निर्माण करवाया गया था अकबर के मकबरे का, जो कि मुगल सम्राट की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था, ठीक है। कब किया गया था? 1605 से
1613 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर में स्थित छोटा इमामबाड़ा नामक इमारत का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां 1705, नवाब वाजिद अली शाह 1818, नवाब आशुफुद्दौला 1785 या मोहम्मद अली शाह 1838। तो लखनऊ शहर में स्थित जो छोटा इमामबाड़ा है उसकी इमारत का निर्माण मोहम्मद अली शाह, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद अली शाह 1838 में करवाया था। किसके, ठीक है, किसने करवाया था? मोहम्मद अली शाह द्वारा 1838 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ हम लेंगे, मथुरा में सती बुर्ज का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया? राजा मानसिंह 1675, राजा कल्याण चंद 1563, आमेर के राजा भगवान दास 1570 या आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी। तो मथुरा में जो सती बुर्ज है उसका निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने 1570 ईस्वी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो चूने पर पानी मिलाने पर ऑप्शन नंबर सी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे पानी का रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है चूने में पानी मिलाने पर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? फंगोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी या साइटोलॉजी? तो यहाँ कोशिका के अध्ययन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। साइटोलॉजी जो है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है और पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? हाइड्रोफोन, आइडियोफोन, हाइड्रोमीटर या ऑडियोमीटर? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोन। हाइड्रो मतलब पानी, फोन मतलब ध्वनि सुनने का यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र होता है और इसका आविष्कार रेगिनॉल्ड के द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? रेगिनॉल्ड के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार हाइड्रोफोन का। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? मैक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन? तो दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण, ठीक है, किसकी उपस्थिति? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की सी मिठास आ जाती है। प्रश्न नंबर 36 यहाँ पे लेंगे हम, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। साग सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर में होता है, ओलेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन फ्लोरीकल्चर और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वनों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन निम्न में किस शहर में हुआ? हैदराबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर या चेन्नई? तो ये हुआ है एयर इंडिया शो 2023 बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बेंगलुरु में एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन हुआ था। हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या सिक्किम? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली में शुरुआत किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ आपका, निम्न में किस दिन हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी या 23 जनवरी? तो सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है वो 23 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 23 जनवरी को प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी? तो थल सेना दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के हुबली में 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक या केरल? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुबली में 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक की हुबली में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक की हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न आपका, RRR फिल्म के नातू नातू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में पहला पुरस्कार कौन सा जीता? तो RR फिल्म का जो गाना था नाटू नाटू, उसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था, ठीक है, पहला पुरस्कार जो था वो गोल्डन ग्लोब जीता था, और इसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। पहला गाना जो है वो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला बना है नाटू नाटू, जो कि RR मूवी का है, और इस मूवी का निर्देशन जो है वो राजमौली द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की बात हो रही है, तो वो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन ट्रिडेंट, ऑपरेशन वंदे मातरम। तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से अपने जो भारतीय कुछ फंसे हैं इजराइल में, उन्हें वापस अपने देश वापस बुलाने के लिए ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। कौन सा? ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, हाल ही में 35 वर्षीय डैनियल नोवा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डैनियल नोवा किस दक्षिण अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर या वेनेजुला? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, 35 वर्षीय है ये, कौन है? डैनियल नोवा। अगला प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? मनीष त्रिपाठी, अरिंदम बागची, लोकेश धीमरी या आबिद खान? तो ये नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को भारत के नए UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पे? इंद्रमणि पांडे के स्थान पे। पहले कौन थे? इंद्रमणि पांडे थे, अब कौन है? अरिंदम बागची। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 61वां, 62वां, 64वां, 68वां? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी, भारत को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर शीर्ष पे बात करें तो शीर्ष स्थान जो है वो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान आपका डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और भारत को मिला है 64वां स्थान। अगला प्रश्न है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर? तो हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 11 अक्टूबर को वर्ष भर में, दुनिया भर में, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ बात अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हो रही है, अब आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको पता है, कमेंट प्लीज़। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बिजनौर, बलिया, एटा या इटावा? तो अंतरजी खेड़ा जो कि एक पुरातत्व स्थल है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी एटा में स्थित है। कहाँ पर? ये एक पुरातत्विक स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? एटा में स्थित है अंतरजी खेड़ा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश जनपद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा में एक पुरातत्विक स्थल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीके से हैं और कन्नड़, साथ साथ इसमें सभी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल मत करना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए
ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।